शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर देख लेते हैं। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। संविदा पर 9,712 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग से बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि विभाग में संविदा पर 9,712 शिक्षक भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पदों पर यह भर्ती होगी। भर्ती के लिए 31 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 1 मार्च रात 12 बजे तक जारी रहेगी। बता दें कि 1 मार्च रात 12 बजे तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर यह आवेदन आपको करना होगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में लगाए जाएंगे सभी 9,712 शिक्षक। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। संविदा पर अब 9,712 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग से बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग में संविदा पद पर 9,712 शिक्षक भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर यह भर्ती होगी। 9,712 बता दें पदों पर भर्ती होनी है और इस भर्ती के लिए 31 जनवरी से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 1 मार्च रात 12 बजे तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। बता दें कि ये भर्तियां महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के लिए की जा रही हैं। 9,712 शिक्षकों को बता दें कि भर्ती किया जाएगा संविदा पद पर। तो ये बड़ी खबर, काफी समय से बेरोजगारों की जो मांगे थी उसको लेकर अभी शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। बेरोजगार काफी समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे और एक राहत की खबर है उन सभी बेरोजगारों के लिए कि संविदा पर 9,712 शिक्षकों की अब भर्ती की जाएगी। बता दें कि ये जो भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया है वो 31 जनवरी से शुरू होने जा रही है। 1 मार्च को रात 12 बजे तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में ये शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, एक राहत की खबर उन सभी बेरोजगारों के लिए शिक्षक पद पर संविदा पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हाँ देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर कही जा सकती है राजस्थान के लिहाज से। जब जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय है राजस्थान के, वहां पर जो रिक्त पद है 9,712, उनके अंदर जो है पूर्व में सरकार इन पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना का रास्ता लेकर के आई थी, लेकिन तब आरक्षण और कई पेज की वजह से इसे लागू नहीं किया गया था। अब सरकार ने जो नए कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 बने हैं उसके हिसाब से सरकार ने 9,712 पदों पर आरक्षण का ख्याल रखते हुए, टीएसपी का ख्याल रखते हुए अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्ग के हिसाब से पदों का बंटवारा करते हुए 9,712 पदों पर वही वैकेंसी जो है वो निकाली है। आने वाली जो 31 तारीख से इसके आवेदन शुरू होंगे और 1 मार्च तक इसके आवेदन जो है यानी करीब 1 महीने से ज्यादा जो है ये आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। और सबसे अच्छी बात यह कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। विद्या संबल में ऑफलाइन आवेदन जो थे वो किए गए थे। इसमें स्कूल के ऑप्शन से लेकर के तमाम चीजें जो है वो आपको पोर्टल पर उपलब्ध होगी और उसके आधार पर ही जो है जो चयन की प्रक्रिया है इंटरव्यू के द्वारा जो आपके नंबर है रीड के और तमाम जो नियम बनाए गए हैं, करीब 19 पेज का ये पूरा नियम कायदा कंडीशंस जो है वो लागू की गई है, जिसे पढ़कर अभ्यर्थी जो है, जो बेरोजगार युवा है, वो अगर राजस्थान के अंदर वो शिक्षक बनना चाहता है और बच्चों को पढ़ाने का अगर एक करियर में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका सरकार ने जो है वो संविदा शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से दिया है। जी बिल्कुल लवली, देखिए एक बड़ी राहत की खबर है उन सभी बेरोजगारों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं राजस्थान में। क्या कुछ और भी इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं इस पद के लिए? देखिए, इसमें कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। रीट की जो है पात्रता वो रखी गई है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो रखी गई है। इसके अलावा कोई अलग से कुछ भी नहीं है। इसमें मेन ये है, मुख्य तौर पर जो है अंग्रेजी माध्यम वाले जो शिक्षक होंगे उन्हें ही इसमें लिया जाएगा, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी के स्कूलों में बच्चों को जाकर के पढ़ाना होगा। राजस्थान की सरकार ने जो नवाचार किया, हिंदी मीडियम को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बदला है,
तो 9,712। बिल्कुल लवली, एक बड़ी राहत की खबर उन सभी बेरोजगारों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखिए, सर्दी पर शिक्षा विभाग एक्टिव मोड पर आ गया है। जयपुर में अब 10 बजे से स्कूल खोले जाएंगे। सर्दी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। सर्दी बढ़ने पर कलेक्टर बता दें कि फैसला खुद ले सकेंगे। 18 जनवरी तक बता दें कि छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। एसडीईओ ने सभी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है और इसके साथ ही आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही बता दें कि अगर शिकायत आपको करनी है तो 014127042993 पर शिकायत की जा सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। लवली, एक बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। जिस तरह से प्रदेश में सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक बड़ा फैसला और राहत की खबर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ देखिए, बिल्कुल जयपुर शहर सहित प्रदेश भर के अंदर जो पारा है वो 1 डिजिट के अंदर चल रहा है और काफी बताया जा रहा है कि 28 सालों का रिकॉर्ड जो है कई शहरों ने, माउंट आबू ने, जयपुर शहर ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो इस बात की उम्मीद नहीं थी विभाग को। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ। तो 15 तारीख तक के पावर्स पूर्व में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिए गए थे। उन्होंने छुट्टियों का ऐलान भी किया था, शीतकालीन अवकाश को आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अब जब एक बार फिर से लगा है कि नहीं, प्रदेश भर से मांग आ रही थी कि शीतकालीन अवकाश को और आगे बढ़ाया जाए, तो उसी के आधार पर जो है वो शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करके सभी कलेक्टर्स को अधिकृत किया है, जिसके बाद में कलेक्टर्स ने अपने अपने इलाके के आधार पर जो है कई जिला कलेक्टर ने छुट्टियों का ऐलान किया है, कई जिला कलेक्टर ने स्कूलों का समय बदला है। तो उन्होंने अपने स्तर पर जो है अगले 18 तारीख जो है 18 जनवरी तक के फैसले लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया है। और अगर उन्हें आगे भी अगर मौसम बदलता है या कोई जरूरत लगती है तो विभाग उसके बाद में कोई फैसला ले सकेगा। लेकिन फिलहाल 18 तारीख तक के लिए जो जिला कलेक्टर्स हैं प्रदेश भर के, उन्हें अधिकृत किया गया है और वो अपने स्तर पर फैसला लेकर के बच्चों को राहत दे सकेंगे। जी बिल्कुल लवली, देखिए जिस तरह से प्रदेश भर में सर्दी में जो एक तरह से एक बार फिर से मौसम में पूरा बदलाव देखा गया है, उसको देखते हुए 18 जनवरी तक तो ये छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन क्या और ये एक्सटेंड हो सकती हैं लवली छुट्टियां छोटे बच्चों के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो छोटे नौनिहाल हैं उनका विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया है। और जो भी स्कूल अगर खुल भी रहे हैं तो 10 बजे से पहले कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा। अगर 10 बजे पहले कोई स्कूल खोला जाता है, जो भी कलेक्टर के आदेश है, जैसे कि कोटा के अंदर 8-8:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है वहाँ के हिसाब से, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सीकर ने अपना समय अलग तय किया है, बीकानेर, अजमेर ने अपना समय अलग तय किया और जयपुर के जिला कलेक्टर ने 10 बजे का समय मुकर्रर किया है। तो इससे पहले अगर स्कूल खोले जाते हैं तो स्कूल प्रबंधक के खिलाफ, संचालक के खिलाफ जो सरकार है वो कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रहेगी और जो उनकी मान्यता है स्कूलों की वो भी रद्द हो सकेगी। सरकार ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया, नंबर और शिकायत आप जहां पर कर सकते हैं वो नंबर भी जारी किया गया है। आप लवली हमारे साथ बने रहिए, आगे और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और देखिए, गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज होने वाली है। चिंतन शिविर से पहले ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है और ये जानकारी है कि सुबह 10 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो शुरू होगी। चिंतन शिविर से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, जिसको कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ओटीएस सभागार में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और बता दें कि इस बैठक के बाद चिंतन शिविर जो है वो शुरू होगा। 2 दिवसीय होगा ये चिंतन शिविर और पहली बार मंत्री अपने विभागों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। 4 साल की बजट घोषणाओं का ये प्रेजेंटेशन देंगे सभी मंत्री, विभाग के कामकाज का भी प्रेजेंटेशन देंगे और सभी प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। वो शिक्षा, पीएचईडी, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का पहले दिन रिव्यू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लवली वधवा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। लवली, एक बड़ी बैठक होने जा रही है चिंतन शिविर से पहले, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि एक बार फिर से सत्ता में लौटा जाए। तो सत्ता में लौटने के लिए इस बार ब्यूरोक्रेसी का जो दामन है वो नहीं थामा गया। ब्यूरोक्रेसी के हाथ को इस बार अंतिम वक्त में सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार चाहती है कि उन्होंने जो 4 साल में जो कामकाज किया है उसका ब्यौरा जो जनता के सामने रखा जाएगा, उसका रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों से तैयार कराया गया है। ये तमाम मंत्री आज अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के वो मुख्यमंत्री के साथ बैठने जा रहे हैं और वहां पर वो बताएंगे कि उन्होंने, उनके विभाग ने क्या ऐसा काम किया है जिससे वो वापस सत्ता के में लौट सकते हैं। क्योंकि उनके प्रभारी और राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी ये तय किया गया था कि मंत्रियों को इतना पावर दिया जाए
कि वो अपनी बात खुद जनता के सामने रख सकें। कई बार इस तरह की बात आई है सामने कि वो काम तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है जब रिपोर्ट कार्ड बनाती है सरकार के कामकाज का, तो कई ऐसे काम होते हैं जो जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो मंत्रियों ने खुद अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है पूरे 5 साल के कामकाज का, कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या वो आने वाले 6 महीने में और करने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री देखेंगे। उसके बाद में जो प्रचार प्रसार के लिए जो कैंपेन शुरू होना है राजस्थान के अंदर, वो कैंपेन में किस तरह से उस कामों को लोगों के बीच में रखा जाए और सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया जाए, ताकि वो घर घर जाकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो बता सके कि राजस्थान की जो सरकार है उसने क्या नवाचार किए हैं, कौन से ऐसे बड़े काम किए जो देश में कहीं नहीं हुए। तो इन तमाम कामों को रखने के लिए जो है वो राजस्थान की सरकार के जो आला मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के काबीना मंत्रियों के साथ में आज से बैठने जा रहे हैं, और उसके बाद में चिंतन शिविर, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार इसमें जो है वो अपनी बात रखने का मौका मिलेगा मंत्रियों को कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, सत्ता में वापसी का रास्ता क्या हो सकता है, किस तरीके से फिर से एक बार जनता के दिलों पर राज करते हुए, क्योंकि वोटों का डिफरेंस जो था वो पिछले चुनाव में बेहद कम था। मात्र 1 लाख वोटों के अंतर से राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सरकार को सत्ता में लेकर के आई थी, और जिस तरीके से बीजेपी दमखम दिखा रही है, तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि किसी भी मोर्चे पर वो विफल ना रहे। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसको देख करके कि राजस्थान में कांग्रेस को फ्री हैंड मिलेगा और सभी लोग एकजुट होकर के गुटबाजी को छोड़ करके वो चुनाव बिल्कुल। अभी एक अहम ये मीटिंग होने जा रही है चिंतन शिविर से पहले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, इस्तीफे पर आज सुनवाई होने वाली है। इस्तीफे वाले मामले पर आज सुनवाई होगी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर बता दें कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मामले पर जवाब मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से ये जवाब मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर, इस्तीफे वाले मामले पर आज सुनवाई एक बार फिर से होने वाली है हाईकोर्ट में। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का ये पूरा मामला है जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर बता दें कि आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मामले पर जवाब मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से हाईकोर्ट के द्वारा ये जवाब मांगा गया है। प्रदेश में अभी इस्तीफे वाले मामले पर सुनवाई एक बार फिर आज होने वाली है। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी के बता दें कि नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मामले पर जवाब मांगा है। विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से हाईकोर्ट के द्वारा ये जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले पर आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? आज हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ था, जब कांग्रेस में आपसी विवाद में लगभग 91 विधायकों के इस्तीफे की खबर आई थी, और ये इस्तीफा जिस तरीके से पेश करने की बात की गई, उसको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने याचिका लगाई है। और उसमें राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा है कि जिन विधायकों ने इस्तीफे सौंपे हैं, उनके संचालन में जो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव हैं, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की है। और अगर संवैधानिक मूल्यों के अनुसार ऐसे विधायकों को जो का इस्तीफा स्वीकार करके और उनको जन प्रतिनिधि के पद से हटाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में अब कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, इस बारे में हाईकोर्ट ने जो है विधानसभा से जवाब मांगा है। अगर इस विधायकों ने जो इस्तीफा दिया तो उस पर अभी तक विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई की गई है, तो आज जो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव की तरफ से इस बारे में जवाब दिया जाएगा कि जो विधायक हैं उन्होंने कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, और किस तरह की कार्रवाई विधानसभा में उन पर की गई है या किन नियमों के तहत की गई है। इन तमाम सवालों के जवाब आज विधानसभा द्वारा हाईकोर्ट में दिए जाएंगे। राकेश, ये सुनवाई कब तक शुरू हो सकती है हाईकोर्ट में आज? बिल्कुल, देखिए, जो सूची है उसमें 33वें नंबर पर ये सुनवाई लिस्टेड है, और लगभग सुबह के सत्र में ही ये सुनवाई लंच से पहले हाईकोर्ट में होगी, चूंकि मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में ये सुनवाई है।
और उसमें खुद राजेंद्र राठौड़ जो याचिकाकर्ता भी हैं और उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो खुद इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, वो एक अधिवक्ता भी हैं। तो संभवतः सुबह के सत्र में ये सुनवाई आज होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है राकेश, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी आज होने जा रही है। बता दें कि 2 दिनों तक बीजेपी की ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। शाम 4 बजे जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की ये आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है दिल्ली में। 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है और बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, शाम 4 बजे जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। और देखिए, जयपुर के ऐतिहासिक हवा महल की विरासत को सहेजने केदगा मकसद से रविवार को हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी चौपाल से लेकर जलेबी चौक तक पूरे बाजार को रंगीन रोशनी और जयपुर की सांस्कृतिक कलाकृतियों से सजाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे, जहां दोनों ने लोक कलाकारों के साथ आम जनता से भी संवाद किया। हवा महल फेस्टिवल के दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान पुष्कर का नगाड़ा बैंड लाइव म्यूजिक पर कथक प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ सैलानी भी हवा महल पहुंचे। जब वो कर लेंगे एक बार, उसके बाद होगा। बिल्कुल शांत, हम आराम से घूम सकते हैं और तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हवा महल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कल हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बता दें कि रविवार को हवा महल फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। बड़ी चौपड़ से लेकर जलेबी चौक तक पूरे बाजार को यहां रंगीन रोशनी से सजाया गया था। और बता दें कि इस फेस्टिवल में जयपुर की सांस्कृतिक कलाकृतियां भी देखने को मिली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस फेस्टिवल में पहुंचे थे। इनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी फेस्टिवल में शामिल हुए। बता दें कि दोनों ने ही लोक कलाकारों के साथ आम जनता से भी सीधा संवाद किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। कई जिलों में जमाव बिंदु पर पारा पहुंच गया है। चुरू और फतेहपुर की बात करें तो यहां पर माइनस में पारा है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है और इसके साथ ही गलन भी बढ़ गई है। बता दें कि ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है।
चलिए, मौसम को लेकर ज्यादा हाल जानेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं और संदीप जुड़ रहे हैं सीकर से। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप वहां तस्वीरों से दिखाइएगा कि श्रीगंगानगर में जो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है उससे जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग अगर वहां आसपास हो तो उनसे भी बातचीत करके बताइएगा कि सर्दी का सितम किस तरह से जारी है। देखिए ऋषिका, जैसा कि मौसम विभाग ने मकर संक्रांति के बाद से ही रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने और शीतलहर चलने की जो संभावना जताई थी, उसका खासा असर श्रीगंगानगर जिले में तो कम से कम दिखाई दे रहा है। रात का तापमान जो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वो महज अब 4 साढ़े 4 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। वहीं दिन में हालांकि धूप खिलने के बावजूद भी जिस तरह से तेज ठंड पड़ रही है, तेज ठंड पड़ने की वजह से लोगों में ठिठुरन और डिजन बढ़ गई है। अभी हम यहाँ पे श्रीगंगानगर के अम्बेडकर चौक पे मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि आप तंदूर का सहारा लेते हुए, अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात इस समय यह है कि जो खेतों में इस समय जो पाला पड़ रहा है, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि खेतों में खड़ी फसलों में पत्तों पर खासतौर से सरसों की फसल को नुकसान होने की बहुत ज्यादा आशंका बढ़ गई है। तो खेतों में पाला पड़ने की वजह से काफी नुकसान होने की संभावना किसानों के द्वारा व्यक्त की गई है। हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस समय मौसम कैसा है और मौसम को लेकर क्या कहते हैं। कैसा मौसम है जोग साहब इस समय? आगे से थोड़ी राहत तो मिली है मौसम में, मगर ठंड महसूस हो रही है और सर्दी का असर है अभी। अच्छा, खेतों में जिस तरह से पाला पड़ रहा है तो क्या फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है? जी हाँ, सरसों और कनक को सबसे ज्यादा नुकसान है। यदि ये बर्फ ऐसा मौसम रहा तो आने वाले समय में कनक और सरसों नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए ऋषिका, मौसम वैसे देखी जाए तो पूरी तरह से साफ है और यदि सड़कों पे मूवमेंट की बात की जाए तो देखिए लोगों की जो आवाजाही है लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सुबह के वक्त काफी तेज ठंड होती है, टेम्परेचर काफी डाउन होता है। तो ऐसे में श्रीगंगानगर के देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है रोडों पर। इससे ये समझ में आता है कि जो सर्दी है वो कितनी ज्यादा होगी वहां पर। इसलिए लोग जो है अपने घरों में अभी तक दुबके हुए हैं। 7:30 बजने को है। बने रहिएगा हमारे साथ। सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं सीकर से। संदीप, अगर सीकर की बात करें, जैसे कि श्रीगंगानगर से अभी अशोक बता रहे थे कि वहां पर तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। लोग बता रहे हैं कि ठंड काफी महसूस हो रही है। सड़कें जो है सुबह से सूनी नजर आ रही है। सीकर में किस तरह सर्दी का सितम देखा जा रहा है संदीप, वहां से तस्वीरें भी दिखाइएगा और पूरी जानकारी दीजिएगा टेम्परेचर को लेकर। देखिए ऋषिका, सीकर की बात करें तो पिछले 2 दिन से जो सर्दी है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कल सुबह का जो तापमान है वो -4.7 डिग्री था, जो अमूमन कभी कभार सर्दियों में 1 या 2 बार जाता है, और -4.7 डिग्री यानी कि बहुत कम तापमान था। और खेतों में जगह जगह बर्फ जमी हुई थी और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसानों को हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो फसलें हैं, ये जिस तरह से सरसों और दूसरी फसलें हैं वो किस तरह से चौपट हो चुकी हैं, पूरी तरह से पीली पड़ चुकी हैं। और इसका बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि -3.5 डिग्री 2 दिन पहले था, उसके बाद -4.7 डिग्री था, और आज भी जो तापमान है वो निश्चित रूप से माइनस में है। जिस तरह से खेतों में जो पानी किसान दे रहा है, जो सिंचाई किसान कर रहा है, उसकी बर्फ की परत जो फसल पे जम रही है वो बड़ी नुकसानदायक हो रही है। और देख सकते हैं किस तरह से फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है इस पाले का, और जो माइनस में जो टेम्परेचर है इसका किसान को उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो भी इस ठंड की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों को चूंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। बहुत ही शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों के हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए उदयपुर से खबर है। उदयपुर में देर रात जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि जेल प्रहरी पिछले कई दिनों से अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। साथ ही 3 दिन से इनकी भूख हड़ताल भी थी। और बता दें कि हड़ताल पर रहते हुए ये लोग अपनी नौकरी भी कर रहे थे, जिनमें से अब 5 प्रहरियों की हालत बिगड़ गई है। जेल प्रहरियों का कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। से पूरा समाज भयभीत रहता है। उस अपराधी के बीच में हम रह रहे हैं 24 घंटे, और उस अपराधी को कोर्ट ले जाने तक पुलिस की पूरी गार्ड लगती है। कम से कम 20 से 25 सिपाही लगते हैं, और वैसे खूंखार 25 अपराधियों के बीच हमारा एक जवान रहता है। तो क्यों रहता है? क्यों नहीं हमारी मांगों को माना जा रहा है? क्या हमारी मांगे गलत है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल गलत है। हार्ड ड्यूटी अनाउंस जो फील्ड में नौकरी कर रहा है उसको
कहीं ज्यादा मिलता है हमसे, हमें मात्र। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री का ये पूरा मामला है। सीएम ने बता दें कि केवल रात 8 बजे तक शराब बिक्री के निर्देश दिए थे। डीजीपी के निर्देश पर बता दें कि करवाया गया डिकाय ऑपरेशन। जयपुर दक्षिण, उदयपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ में डिकाय ऑपरेशन कराया गया। बीकानेर, सिरोही, पाली, जोधपुर, पूर्व पश्चिम में भी डिकाय ऑपरेशन कराया गया। चूरू और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी डिकाय ऑपरेशन हुआ है। 11 जिलों के 17 थाना इलाकों में रात 8 बजे के बाद शराब बिक रही थी। रात 8 बजे के बाद बिक्री रेट से ज्यादा दामों में बता दें कि शराब बेची जा रही थी। सीएम और पीएचक्यू के आदेशों की अनदेखी अधिकारी कर रहे थे। 17 थाना अधिकारियों के खिलाफ पीएचक्यू ने विभागीय जांच करवाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख